स्वागत है दोस्तों। हमने अब तक आदिकालीन हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया हुआ है पिछली क्लासेस में। अब हम उनसे जुड़े हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न और हिंदी साहित्य के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल करेंगे, जिससे आपका फास्ट रिवीजन हो जाएगा। जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं आगामी यूपीएलटी की, जीआईसी की, एएमआरएस की, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होगा। देखते हैं इस क्रम में पहला प्रश्न। आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है? ये प्रश्न राजस्थान अध्यापक परीक्षा, जो भर्ती परीक्षा हुई है, उसमें पूछा गया है। सीनियर टीचर की जो वैकेंसी थी उसमें। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया गया है। ऑप्शन है पहला, यदि आदिकालीन सिद्धों और नाथपंथियों के काव्य रूपों को हिंदी क्षेत्र से निकाल दिया जाए तो फिर भक्तिकालीन निर्गुण पंथियों की काव्य गंगा का उद्गम बताना कठिन होगा। दूसरा ऑप्शन है आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग होता था। तीसरा जो ऑप्शन है, नखशिख वर्णन, विरह वर्णन के विभिन्न रूप, संदेश इत्यादि आदिकालीन साहित्य के कथ्य में अंतर्निहित रहे हैं। और चौथा ऑप्शन है आदिकालीन साहित्य में कथ्य की विविधता के साथ छंद प्रयोग की विविधता नहीं दिखाई देती है। अब इसमें असंगत कथन कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे, इसमें जो सबसे ज़्यादा असंगत दिखाई पड़ रहा है वो डी। आदिकालीन साहित्य में कथ्य की विविधता के साथ छंद प्रयोग की विविधता नहीं दिखाई पड़ती, ये असंगत है। इसलिए कि अलग अलग जगहों पर, जैसे दोहा, डिंगल में, या अलग अलग छप्पे, जहाँ वीर रस की बात आती है वहाँ पे छप्पे छंद का प्रयोग हुआ है। तो जहाँ कथ्य की विविधता होगी वहाँ छंद का प्रयोग विविध रूप में दिखाई पड़ता है। पृथ्वीराज रासो की बात अगर आप याद करें तो उसमें शुक्ल जी ने लिखा है कि कई सारे जितने प्रचलित छंद थे उन सभी का प्रयोग उसमें हुआ है। ठीक है, तो हुआ है। अब इस दृष्टि से ये असंगत होगा। लेकिन दूसरा भी आप देखें, आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग होता था, ये भी जहाँ तक संभव है ये भी असंगत है। इसका उदाहरण हम देख पाएंगे शुक्ल जी के कथन में, कि शुक्ल जी लिखते हैं कि राजसभाओं में सुनाए जाने वाले नीति, श्रृंगार आदि प्रायः दोहों में कहे जाते थे और वीर रस के पद्य छप्पे में। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिख रहे हैं। यानी जहाँ नीति और श्रृंगार आदि विषयों पर लिखा जा रहा था वहाँ दोहा छंद का प्रयोग किया जा रहा है और वीर रस के पद्य छप्पे में लिखे जा रहे हैं। तो इसे ध्यान से देखेंगे तो वो बात वहाँ पे डिंगल वाली बात खारिज हो जाएगी। दूसरी बात, डिंगल किसे कहते हैं, डिंगल किसे कहा जाए, तो इसे ध्यान रख लीजिएगा, आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा कि अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। ये शुक्ल जी ने कहा हुआ है। ठीक है, इसे ध्यान रख लीजिएगा। यानी अपभ्रंश प्लस शुद्ध राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता था। अब देखते हैं कि पिंगल किसे कहते हैं। तो शुक्ल जी की पुस्तक में जो संकेत है कि ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में व्यवहार होता था। सामान्य भाषा हिंदी ही थी जो पिंगल भाषा कहलाती थी। तो ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप को ही आप पिंगल समझ सकते हैं। तो डिंगल किसे कह सकते हैं, पिंगल किसे कह सकते हैं, इसे एक जगह नोट कर लें या अच्छे से याद कर लें, आपकी ये भी तैयारी हो जाएगी। और आदिकाल में वीर रस की जो रचनाएं थी वो छप्पे छंद में लिखी जा रही थी। तो ये बात आपकी इस प्रश्न से तैयार हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राज्याश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासो के नाम से पाई जाती है। आदिकाल के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान का है? तो ध्यान रखेंगे, इसका जो सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पराक्रमपूर्ण चरित्रों और गाथाओं का वर्णन राज्याश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं की करते थे। ठीक है, इसी जो प्रबंध की परंपरा थी ये रासो नाम से जानी जाती थी। ये आचार्य शुक्ल लिख रहे हैं। रासो साहित्य के विषय में थोड़ी सी बात और जान लेते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो शुक्ल जी लिख रहे हैं कि बीसल देव रासो में काव्य के अर्थ में बार बार रसायन प्रयुक्त हुआ है और इसी रसायन से संभवतः आगे चलकर रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो ये रसायन कहाँ प्रयुक्त हुआ है? बीसल देव रासो में बार बार आया है काव्य के अर्थ में और उसी से उत्पत्ति मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल रासो शब्द की।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नाट्य में प्रयुक्त उपरूपक रासक से निकला हुआ शब्द मानते हैं। तो शुक्ल जी काव्य के संदर्भ में प्रयुक्त शब्द रसायन से मानते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी नाट्य के उपरूपक के रूप में रासक शब्द से मानते हैं। बच्चन सिंह लिख रहे हैं कि रासो काव्य की जो मूल प्रकृति है वो सामंतों और राजाओं के शौर्य और विकास का अतिरंजित चित्र प्रस्तुत करता है, यानी अतिशयोक्ति वर्णन, उनकी जो सामंतों और राजाओं के शौर्य और विकास का अतिशयोक्तिपूर्ण अतिरंजित चित्र प्रस्तुत करना, ये शुक्ल जी बच्चन जी बता रहे हैं रासो काव्य की मूल प्रकृति। आगे और देखें, बच्चन जी ने लिखा कि रासो काव्य से तत्कालीन सामंती समाज की विलासिता का पता लगता है। तो रासो काव्य से क्या परिचय मिलता है? आदिकाल के दौर में सामंती समाज की विलासिता कैसी थी उसका रूप उसमें दिखाई पड़ता है। दोस्तों, इस तरह के सभी तथ्य आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे, जो कि हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बच्चन जी की पुस्तक पर आधारित सारे तथ्य संकलित किए हुए हैं। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो का काव्य नायक कौन है? ऑप्शन राणा हम्मीर, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चतुर्थ, प्रताप सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विग्रहराज चतुर्थ। बीसल देव रासो में जो नायक है उसका नाम बीसल देव रहता है और उसका जो मूल नाम है वो विग्रहराज चतुर्थ है। इसे अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, आगे हम और बातें बीसल देव रासो के बारे में देखेंगे। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के निबंध श्रद्धा और भक्ति में वर्णित है कि श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है और प्रेम का क्या होगा? ऑप्शन कर्म, भक्ति, एकांत, धर्म। तो इसका जो सही उत्तर है वह है एकांत। वो कहते हैं कि श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है और प्रेम का एकांत। एकांत इसलिए कि जहाँ दो लोगों के अलावा कोई अन्य प्रवेश न कर सके, लेकिन श्रद्धा का जो व्यापार स्थल है वो विस्तृत है। आप किसी व्यक्ति के प्रति अगर आपकी श्रद्धा है, महात्मा गांधी के प्रति या गौतम बुद्ध के प्रति या किसी भी महान व्यक्तित्व के प्रति आपकी श्रद्धा है, तो आप चाहेंगे कि अन्य लोग भी उन्हें माने, उनके प्रति श्रद्धा रखें। तो विस्तृत है उसका जो व्यापार है, लेकिन प्रेम का एकांत होता है, वो किसी तीसरे का प्रवेश नहीं चाहता। अगला प्रश्न है, लल्लू लाल जी कृत प्रेम सागर किस रूप में लिखित है? ऑप्शन ब्रजभाषा में, खड़ी बोली में, खड़ी बोली पद्य में, खड़ी बोली गद्य में, अवधि मिश्रित गद्य में। तो इसका जो सही उत्तर है वह है खड़ी बोली गद्य में। हिंदी गद्य के विकास में लल्लू लाल जी और सदल मिश्र का योगदान बहुत बड़ा है, जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए थे। मुंशी सदा सुखलाल और इंशाअल्लाह खां ये फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं जुड़े थे, लेकिन बाहर रहकर इन्होंने खड़ी बोली गद्य के विकास में बहुत काम किया। तो खड़ी बोली गद्य में लल्लू लाल जी का प्रेम सागर लिखा गया है। भागवत के दशम स्कंद की कथा इसमें है। ठीक है, ये भी साथ में ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी की पुस्तक में ये बात लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी नई चाल में ढली। हिंदी नई चाल में ढली इसका उल्लेख कालचक्र नाम की पुस्तक में कब किया गया? ऑप्शन सन 1870, 1873, 1880, 1885। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका जो सही उत्तर है सन 1873। कालचक्र नाम की ये पुस्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। उसी में उन्होंने सन 1873 में लिखा कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 में, यानी हिंदी का नई चाल में ढलना 1873 ईस्वी की घटना है और कालचक्र नामक पुस्तक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका जो थी हरिश्चंद्र चंद्रिका, उसकी हिंदी को हरिश्चंदी हिंदी कहा जाता था, ऐसा शुक्ल जी ने लिखा हुआ है। ठीक है, उस पत्रिका में जिस तरह की हिंदी लिखी जा रही थी वो हरिश्चंदी हिंदी के नाम से जानी जाती थी, ऐसा शुक्ल जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं। ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे तो एक प्रश्न के बहाने कई सारे प्रश्न आपके तैयार रहेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनोविश्लेषणवाद से संबंधित कौन नहीं है? ऑप्शन में फ्रायड, युंग, कॉडवेल, एडलर। तो मनोविश्लेषणवाद से कौन कौन संबंधित है? फ्रायड, उनके दो शिष्य युंग और एडलर। कॉडवेल जो है वो संबंधित नहीं है मनोविश्लेषणवाद से। तो ध्यान रखेंगे, मनोविश्लेषणवाद से कौन संबंधित नहीं है? कॉडवेल। बाकी ये तीनों
मनोविश्लेषणवाद से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये कविता, महादेवी वर्मा का यह गीत, इनमें से उनके किस काव्य संग्रह में संकलित है? ऑप्शन दीपशिखा में, नीरजा में, रश्मि में, सांध्य गीत में। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सांध्य गीत में। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये गीत सांध्य गीत नामक काव्य संग्रह में है महादेवी जी के, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो सन 1936 है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, सांध्य गीत का प्रकाशन वर्ष 1936। अगला प्रश्न है, प्राकृत से बिगड़कर भाषा का जो रूप बोलचाल की भाषा बनी वह भाषा कौन सी थी? यानी प्राकृत तो एक साहित्यिक भाषा हो चुकी थी, उससे बिगड़कर एक भाषा जो बोलचाल की भाषा हो चुकी थी वह कौन सी थी? ऑप्शन में है अवहट्ट, पाली, अपभ्रंश और लौकिक संस्कृत। तो ध्यान रखेंगे इसका जो सही उत्तर है अपभ्रंश। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अपभ्रंश तीसरी अवस्था थी इधर, तो इसलिए जब प्राकृत से भाषा बिगड़ी और जन सामान्य की बोलचाल की भाषा बनी तो अपभ्रंश भाषा का विकास होता है। बीसल देव रासो कितने खंडों में विभाजित रचना है? कितने खंडों में लिखी गई है बीसल देव रासो? इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन में है 6, 69, 17, 4। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 4। बीसल देव रासो 4 खंडों में रचित लिखित। इसके जो रचयिता हैं बीसल देव रासो के वो नरपत नाल जी हैं। ध्यान रखना आप लोग ये सारी बातें। अब इसके विषय में कुछ और बातें देख लेते हैं। जैसे इसका नायक कौन है? बीसल देव, और नायिका का नाम क्या है? राजमती। और ये 4 खंडों में लिखी गई रचना है। नरपत नाल इसके रचयिता हैं। बच्चन जी ने लिखा कि पहले खंड में मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती और शाकंभरीश्वर बीसल देव के विवाह का वर्णन है। शाकंभरीश्वर लिखा है बच्चन जी ने, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है कि अजमेर के राजा थे बीसल देव, और शाकंभरी और ये अजमेर एक ही जगह है लगभग, तो इसे ध्यान रखेंगे। इन दोनों के विवाह का वर्णन खंड 1 में है। दूसरे खंड में राजमती से रूठकर बीसल देव के उड़ीसा जाने का वर्णन है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि बीसल देव रासो में बीसल देव राजमती से रूठकर कहाँ चला जाता है? तो उड़ीसा चला जाता है, ध्यान रखिएगा। तीसरे खंड में राजमती के विरह का वर्णन है। यदि पूछा जाए कि बीसल देव रासो में राजमती के विरह का वर्णन किस खंड में है, तो तीसरे खंड में है। चौथे खंड में बीसल देव लौटकर राजमती को उसके मायके से वापस ला करके अपने घर ले जाता है, उसी का वर्णन चौथे खंड में है। तो हमने देखा कि बीसल देव रासो 4 खंडों में लिखा गया है। चारों के बारे में हमने जानकारी देखी, और बीसल देव रासो में कौन नायक है, कौन नायिका है, ये सारी बातें देखी। शुक्ल जी लिखते हैं कि 100 पृष्ठों का बहुत ही छोटा सा ये ग्रंथ है। मूलतः वीर रस भी इसमें मिलता है, लेकिन ये श्रृंगार ग्रंथ है, ऐसा शुक्ल जी लिख रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें आपको हमारे इस हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगी। अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ाया है, वन लाइनर, ऑब्जेक्टिव व्याख्यात्मक हल वाले प्रश्न जो शुक्ल जी की पुस्तक से, बच्चन जी की पुस्तक से, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, सभी पक्षों पर ये एक कंप्लीट नोट्स आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी पाठ्यक्रम है, चाहे वो LT की परीक्षा हो, GIC की हो, EMRS की हो, KVS, सब में हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, पुरस्कार, रचनाकार विशेष के हिस्से बहुत बेहतरीन ढंग से समायोजित हैं। उम्मीद है ये क्लास आपके लिए उपयोगी हुई होगी। आगे अब हम भक्ति काल के विषय में सीरीज जो हमारी ये चल रही थी आदिकाल की, यहाँ समाप्त करते हैं। भक्ति काल की शुरुआत को हम फिर से अच्छे से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।